एवरीवन, विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडे सेशन, जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे जो बचा हुआ मार्केट चैप्टर है उसके साथ। कल हम लोगों ने या प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने काफी सारी चीजें देखी थी, मार्केट का फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट एंड जो अब थर्ड यूनिट है जो कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन है इन द मार्केट अंडर द डिफरेंट मार्केट्स। कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में है, जिसके लिए मैंने आप लोग के लिए स्पेशली नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से ले लेना। लेकिन आई एम ट्राइंग कि पूरा का पूरा जो यूनिट है उसे मैंने ट्राई किया है कि 8 to 9 पेजेस में समराइज कर सकूं, सो दैट रिविजन के टाइम पे आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। सो विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट ऑलरेडी देख लिया है, अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड यूनिट पे, जिसमें आप लोगों को स्टार्ट करना है परफेक्ट कंपटीशन से। सो परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट इसमें देखा था, देयर आर कॉम्पिटिशंस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट में आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट में आता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या फिर ओलिगोपोली, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड देन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बचे हुए, जैसे भी आप चाहो वैसे आप बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग को डिटेल में डिस्कशन करना है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जिसपे क्वेश्चंस आना ही है आपके एग्जाम में। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सबसे पहले तो फीचर्स क्या क्या होते हैं ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा था काफी सारे फीचर्स, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं शायद उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में देखा था। सो यस, मार्केट का मतलब सबसे पहले तो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन यानी कि जहां पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, यहाँ पर होमोजीनियस गुड्स होते हैं। होमोजीनियस गुड्स यानी कि क्या, कि हर एक प्रोडक्ट सेम होता है, दूसरे प्रोडक्ट जैसा ही होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। तीसरा, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि क्या, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है वो सबके लिए सेम होता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग प्राइस है दूसरे के लिए अलग प्राइस है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जब हम लोग एडिशन करते हैं, मतलब कोई चीज है जो फॉर एग्जाम्पल ये जो घड़ी है इसको, या फिर इसको हम लोग 50 रुपए में बेच रहे हैं। अभी यही चीज मुझे अगर यहाँ से भेजनी है, कहाँ पर, यहाँ से मुझे ये चीज को भेजना है, अज्यूम करते हैं हम लोग गुजरात के लिए, तो यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ऐसा इतना पागल कोई नहीं करेगा कि इतने 50 रुपए की चीज भेजेगा, बट अज्यूम करो कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अज्यूम करो तो गुजरात भेजना है मुझे, अभी इस पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और वही अगर मुझे यहाँ से मे बी 20 किलोमीटर पर कहीं तो भेजना है, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से प्राइस में बस चेंज होगा, प्राइस इंक्रीज या डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट कस्टमर्स, ऐसा आप नहीं बोल सकते इन दैट सिचुएशन, बस जस्ट प्राइस अलग होगा। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसे इग्नोर करते हैं और सेम प्राइस चार्ज करते हैं सारे सबके लिए। उसके बाद आता है नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, कितने भी लोग आए कितने भी लोग जाए फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई भी किसी को रोकता नहीं है। नो प्रेफरेंसेस अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, मतलब क्या, कि ऐसा नहीं है कि बीइंग अ बायर मैं इसी पर्टिकुलर सेलर के पास जाके बाय करूंगी, या फिर बीइंग अ सेलर मैं सिर्फ इन लोगों को ही सेल करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है यहाँ पर बायर्स है, सेलर्स है, जिसके पास भी आप जाके बाय करना चाहो आप कर सकते हो, और आप भी एज अ सेलर किसी को भी सेल कर सकते हो। यहाँ पर इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर, सो द बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव एनी बार्गेनिंग पावर, यानी कि क्या होता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आप प्राइस को। यहाँ पर क्या होता है, ये एक इंडस्ट्री है जहां पर मार्केट फोर्सेस है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस है, वो ये प्राइस डिटरमाइन करता है। ये जो है ये प्राइस डिटरमाइन किया है किसने, इंडस्ट्री ने, सो दे आर द प्राइस मेकर। एंड ये जो फर्म है, फर्म यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म है, पूरे इंडस्ट्री में एक इंडिविजुअल फर्म है, वो इंडिविजुअल फर्म जो है वही प्राइस टेकर बन जाती है, प्राइस ही आपका, इसीलिए यहाँ पर डिमांड कर्व भी होता है, एआर भी होता है, एमआर भी होता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने एक सम सॉल्व किया था कि आपका टोटल रेवेन्यू आता कैसे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, आपको ऑलरेडी पता है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट क्या, ऑन एन एवरेज आपको कितना रेवेन्यू मिलता है, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो आपको ऑन एन एवरेज आएगा, अगेन दैट इज द सेम। एंड द नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि क्या, एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट सेल करने की वजह से आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर एजम्पशन सेम है कि सबके लिए सेम ही प्राइस है, तो सेम मतलब ही आपका जो डिफरेंस होगा वो भी सेम ही रहेगा, तो इसीलिए प्राइस, एआर, एमआर ये तीनों भी चेंज सेम होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, एंड वही आपका डिमांड कर्व भी बोला जाता है। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये डिसाइड करते हैं, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है हमारा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसपे जो आप सेल करना चाहिए आप लोगों ने, वो बताया जाता है इन परफेक्ट कंपटीशन। सो बार्गेनिंग पावर नहीं होता एक पर्टिकुलर सेलर के पास या एक पर्टिकुलर बायर के पास,
यहाँ पर बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, जिसकी वजह से। एंड द नेक्स्ट इज प्राइस परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि क्या, जरा सा आप लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया तो यहाँ पर आप लोग के कंपटीशन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो जो भी कस्टमर्स है वो उनके पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। तो ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक। अब आते हैं, अब ये जो प्राइस है इस पे कितना भी आप क्वांटिटी सेल होगा आपका, तो ये हो गया आपका बेसिक मेन परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स। उसमें कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, आपको कोई भी डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज से दिया हुआ है ये सारी चीजें। इसके बाद आता है कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम, दो कंडीशंस होंगी। पहला, जब आपका MR इक्वल टू MC होता है, वहां पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। एंड व्हेन द MC कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, वो होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमेशा हमें याद रखना है। तो इसीलिए ये जो आपका कर्व है, यहाँ पर ये जो कर्व है ये MC कर्व है, ये MR कर्व है। यहाँ पर अब दो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। कौन से दो पॉइंट्स दिख रहे हैं? इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो कौन सा वाला पॉइंट आपके लिए सही है या कौन सा वाला आपके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है? तो आप लोग के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। बाय, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों का जो कॉस्ट है वो अभी भी मिनिमम हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों का कॉस्ट अभी भी मिनिमम हो सकता है। एंड फर्दर आप लोग का जो रेवेन्यू है, आप लोगों का जो रेवेन्यू, अगर आप इस पे सेल करते हो तो क्वांटिटी से कम सेल करोगे तो आपका रेवेन्यू भी कम होगा। तो आपको ये पॉइंट देखना है इक्विलिब्रियम के लिए, कहाँ पर आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा। इसीलिए आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ये है, ना कि ये ध्यान से याद रखना। सो इसीलिए दो कंडीशंस होती है, जहां पर MR इक्वल टू MC होगा एंड ये एंड है, जहां पर MC शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। इसके बाद आते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैसे आप जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है शॉर्ट रन में, सबसे पहले देखेंगे। पहले आप लोग ये समझो, उसके बाद हम लोग कंडीशंस पे जाते हैं। क्या क्या होता है जब भी आप लोग को डिसाइड करना है कि कैसे शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग ऑब्वियस सी बात है, फर्म है, हर एक फर्म है, फर्म ABC, ये प्राइस उन्होंने लिया हुआ है, MC कर्व है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी, जहां पर MR एंड MC कट करेगा वो वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा रे, वो वाला क्वांटिटी आपका डिसाइड हो जाएगा। अब होता ये है कि आपको ये देखना है कि आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल, अब प्रॉफिट डिटर्मिनेशन है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया है, प्राइस डिसाइड है, क्वांटिटी डिसाइडेड, बट अब आपको ये देखना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के लिए। तो अगर ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ पर है, यानी कि ही आपका एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट के बारे में, मैंने आपको समझाया था। अकाउंटिंग प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हो उस टाइम पे आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हो, बट जब आप जो आप लोग रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हो उस टाइम पे सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस होता है। बट जब इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात होती है तब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट माइनस होते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि क्या, नॉर्मल अकाउंटिंग प्रॉफिट है बट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। व्हाई? बिकॉज यू आर कंसिडरिंग ये अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट एज वेल। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट होगा कहां पर, ये वाले सिचुएशन में। अगर आप लोगों का ATC नीचे से है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका एरिया है, एग्जाम में आपको एरिया देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा वाला PCBQ, कुछ भी, या क्यू नको, क्यू नीचे ऑलरेडी लिखा है, PCAD। तो आप लोगों को ये समझना है कि ये जो एरिया है कौन सा, PCBD, ये वाला जो एरिया है ये आपका प्रॉफिट का एरिया है या लॉस का, वो समझना है। अब ध्यान से समझो, आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो नीचे से है, इसका मतलब आपका कॉस्ट कितना है रे, कॉस्ट सिर्फ इतना है, लेकिन आपको रेवेन्यू कितना हो रहा है, इतना, यानी कि ही आपका रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कॉस्ट। दैट मींस यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर ATC ऊपर है तो इसका मतलब आपका कॉस्ट इतना सारा है और प्राइस सिर्फ इतना है। इसका मतलब आप लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट इज नथिंग बट आपका लॉस है। तो ये स्क्वायर आपका लॉस हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो शॉर्ट रन में जब आप लोग बात करते हो परफेक्ट कंपटीशन की, तो शॉर्ट रन में जो भी सेलर होगा उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में उसको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। इसका एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं समझाती हूँ, आप ध्यान से समझो। देखो लॉन्ग रन की पहले बात करते हैं हम लोग। लॉन्ग रन में होता क्या है, ध्यान से समझो। अब लॉन्ग रन में अभी अज्यूम करो एक यहाँ पर 4 सेलर्स थे, ठीक है, 4 सेलर्स है यहाँ पर। अब ये जो 4 सेलर्स है
यहाँ पर 4 सेलर्स है। अब हो ये रहा है कि इन लोगों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही हो रहा है, ये दिख रहा है सामने वाले को, तो फिर इन लोगों में और एडिशन हो जाएगा लोगों का, और सेलर्स आ जाएंगे। अब ये जैसे ही और सेलर्स ऐड होते जाएंगे वैसे क्या होता जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा। जैसे ही सेलर्स आते जाएंगे सप्लाई बढ़ेगा। जैसे ही सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग का जो डिमांड है वो उतना नहीं है जितना आप लोगों का सप्लाई है। तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा रे, इन दैट सिचुएशन आप लोगों को क्या होना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखने की वजह से होना क्या है, इमीडिएटली ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द चार्जिंग। तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड उतना नहीं बढ़ेगा, तो फिर सप्लाई बढ़ रहा है, उतना डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप आपका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको जो हो रहा था वो अपने आप वापस से कहा हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सप्लाई ज्यादा हो रहा है, डिमांड उतना है नहीं, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे एंड देन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट में। अब होगा ये एक सिचुएशन हो गया, क्यों नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। अब होगा ये दूसरी सिचुएशन जहां पर अज्यूम करो कि बहुत कम सेलर्स है, ठीक है, बहुत कम सेलर्स है एंड होता ये है, हो ये रहा है कि यार बहुत सारे सेलर्स है, हम ऐसा करते हैं अज्यूम बहुत सारे सेलर्स है। ये एक सिचुएशन हो गया। अज्यूम करते हैं हम लोग बहुत सारे सेलर्स है इस वक्त। अब बहुत सारे सेलर्स है जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में, अब सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन उतना डिमांड है नहीं, तो फिर कुछ जो सेलर्स होंगे उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एग्जिट कर देंगे मार्केट से, कंपटीशन से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही वो एग्जिट स्टार्ट करेंगे तो फिर जितना डिमांड था उसको जितना सप्लाई चाहिए था, बहुत ज्यादा सप्लाई था ना पहले, तो जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई आ जाएगा, तो ये अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो ये दोनों बैल पोजीशन पे आने की वजह से प्राइस जो है वापस से बहुत ज्यादा सप्लाई होने की वजह से जो गिर रहा था वो वापस से एट पार आ जाएगा एंड अगेन आपका जो लॉस है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसीलिए लॉन्ग रन में कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में आपको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होना है। शॉर्ट रन में कभी लॉन्ग रन में अगर आप लोग का शॉर्ट रन है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस, ये तीनों भी सिचुएशन हो सकती है। इसी का एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन या क्रक्स लिख के दिया है। सबसे पहला तो नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कि ये आपको जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। दूसरा आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो तब होगा जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एवरेज टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एवरेज टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, नॉर्मल टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, कुछ भी। और जो आपका लॉस है वो कब होगा, जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन योर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन योर एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर ये सिचुएशन, ये तीन सिचुएशंस है, यही सारी सिचुएशंस बार बार आगे जाके रिपीट होने वाली। तो दिस इज द बेस ऑफ द डिटर्मिनेशन फॉर द प्रॉफिट्स की सुपर नॉर्मल है, नॉर्मल है या लॉस है। ये हो गया आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ध्यान से समझना, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है इसमें ये जो एमसी कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये जो एमसी कर्व हमने ड्रॉ किया है, ये एमसी कर्व इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ सप्लाई कर्व ही होता है। ये सप्लाई कर्व होता है और इसी की वजह से इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। व्हाई दिस इज सो, इसका एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। आपके नोट्स में अगर आप जाते हो पेज नंबर 4.26, अभी का जो भी मॉड्यूल है मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस 2 था तब Q1 क्वांटिटी आप सेल कर रहे थे, जब 3 था तब Q2, जब 4 था तब Q3, 5 था तब Q4। इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अब आप लोगों ने सेल तो किया है, ये समझ में आ गई आपको बात, लेकिन जब आप लोगों को प्रॉफिट देखना है उस टाइम पे आप लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी तो देखोगे। तो ये समझ गया कि इसके नीचे तो आप सेल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपको लॉस होना है तो आपको शट डाउन करना होगा। ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का जो थियोरी उसमें हम लोगों ने देखा था। तो अगर E1 से नीचे है तो आप तो वैसे भी प्रोडक्शन करोगे नहीं, सेल करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि लॉस होना है। तो E2, E3, E4, ये जितने भी E1, 2, 3, 4 जो है, इसके बेसिस पे आप लोगों ने जो कर्व ड्रॉ किया है, ये कर्व इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ सप्लाई कर्व ही है आपका, कि आप लोगों ने ये प्राइस पे इतना क्वांटिटी सेल करने के लिए, आप सप्लाई करने के लिए, आप सेल नहीं, सप्लाई करने के लिए आपने बोला है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये आपका इक्विलिब्रियम सप्लाई का क्वांटिटी अगर
अगर है तो काइंड ऑफ अ सप्लाई कर्व ही हुआ। तो इसीलिए ये डिमांड कर्व होता है आपका और एमसी कर्व जो होता है वो आपका सप्लाई कर्व होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो भी आपका एमसी कर्व है या फिर जो भी आपका इवन, और वो भी एमसी कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर का, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका सप्लाई कर्व है और उसका स्लोप विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, जैसे हमारा सप्लाई कर्व बोलता है। इसके बाद ये क्या हो गया हमारा शॉर्ट रन में हुआ। इसके साथ साथ जो लॉन्ग रन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस होना ही नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट होना है। ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपको कंपलसरी मैंने सॉल्व करवाया था, आप लोगों ने वापस से एक बार सॉल्व करना है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं बस नाम बदल देंगे, नंबर्स को बस थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे और सेम चीजें आपको एग्जाम में भी आ सकती है। तो आपको बेसिकली बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि आपका टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट योर टोटल कॉस्ट, ये पता होना चाहिए। एवरेज के लिए आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है, ये पता होना चाहिए। मार्जिनल इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू जो होता है, वैसे ही टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है, तो ये पता होना चाहिए और यू विल गेट दी आंसर। इसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप लोग लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग रन कॉम्पिटिशन पे। लॉन्ग रन के लिए आप लोगों को यहां पर जो ग्राफ दिख रहा होगा वाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लॉजिक मैंने बता दिया। अब डायग्रामेटिक फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है, एग्जाम में डायग्राम्स आपको ड्रॉ नहीं करने हैं। क्या होता है देखो, यहाँ पर अगर मेरा ये प्राइस है तो मेरा ये जो प्राइस है, अब मैं ये देखूंगी कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है उसमें मेरे दो मार्जिनल कॉस्ट होंगे। जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा वो बहुत सारे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व से बनता है। तो जो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए क्या होता है, आप लोगों ने मे बी अज्यूम करो ये वाला क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो इस टाइम पे, तो फिर ये आपके लिए प्राइस है, ये कॉस्ट वाला कर्व आपका यहां से, तो ये जो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है ब्लैक लाइंस जो है दैट इज नथिंग बट योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट अब सबको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो इसीलिए बहुत सारे सेलर्स और आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही बहुत सारे सेलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको प्राइस घटाना होगा एंड उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स बदल जाएंगे एंड उसकी वजह से आपको वापस से नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एमआर। ये सारी चीजें इज नथिंग बट, ये जो आपका पॉइंट है ना ये वाला, दिस इज नथिंग बट वो पॉइंट पे उन्होंने कहा है कि सारी चीजें आपकी इक्वल होंगी और वो भी लॉन्ग रन में ही होगा। ये बेसिकली मिनिमम पॉइंट पे आपको आना होता है कॉस्ट कर्व्स के, इसीलिए आपका ये कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल आएगा और नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा ये, इसके साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं। देखो ये वाला, इसकी ये रीजन है, इस सब लोगों का लोएस्ट पॉइंट हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, इसकी वजह से आपका सारी चीजें इक्वल होनी है। अब चलते हैं आगे, यहां से आगे हम लोग को पहुंचना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं एंड में बोलूंगी, ये जो एफ तक के जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के लिए मेरे पास एक समरी बनाई हुई है, तो मैं उस पे एंड में बात करूंगी। अब चलते हैं आगे, जो दूसरा टाइप ऑफ कंपटीशन है वो है मोनोपोली। मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं, एक सिंगल सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि क्या, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। जैसे IRCTC का रेलवे जो है वो सिर्फ IRCTC ही उसके टिकट्स बेच सकता है, आपकी पर्सनल रेलवे आप नहीं बना सकते हो कि ये मेरा प्राइवेट रेलवे है आप या मेरा बिजनेस है रेलवेज का, आप नहीं कर सकते हो। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट अलग होता है या यूनिक होता है और सिर्फ वही एक पर्टिकुलर सेलर होता है जो वो सेल करता है। यूजुअली आज के जमाने में मोनोपोली एज सच एग्जिस्ट नहीं करता एज सच, क्योंकि एक ऐसा आप कोई भी फील्ड नहीं बोल सकते जहां पर एक प्राइवेट प्लेयर एक अकेला है जो सेल कर रहा है, अदर देन गवर्नमेंट ऐसा कोई भी मोनोपोली क्रिएट आज नहीं कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रीडम नहीं होता, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, नहीं चलता है। कभी कभी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, कोई मार्केट कंडीशंस होती है, कोई भी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रीडम नहीं है एंट्री एंड एग्जिट का। अब इसके बाद प्राइस मेकर होता है, ये प्राइस टेकर नहीं होता है, प्राइस मेकर होता है। एक अकेला पर्सन है तो फिर वो जो चाहे वो प्राइस रख सकता है, इसीलिए प्राइस मेकर होता है। इसके अलावा इलास्टिसिटी रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस का चेंज जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, भाई बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है उस पर्टिकुलर सेलर के पास जाने के अलावा। इसके बाद हम
लोगों को ये बेसिक फीचर्स है जो आपको याद रखने जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फीचर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फीचर्स ध्यान से एक बार रीड कर लेना। इसके बाद डिटर्मिनेशन, यहाँ पर कैसे डिटरमाइन होगा हमारा इक्विलिब्रियम, सेम कंडीशंस, एक तो MR शुड बी इक्वल टू MC एंड MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये जो सिचुएशन होती है ये कब होता है रे? ये तब होगा जब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना, ये आपका MR एंड MC कर्व है, तो ये आपका MC कर्व होता है, ये MR कर्व है, ये AR कर्व है। ये क्यों ऐसे है, इसका लॉजिक थोड़ा सा आगे है। तो ये इसकी वजह से आपको ये तो समझ गया कि ये आपका क्वांटिटी है, लेकिन आप ये वाला प्राइस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे प्राइस डिटरमाइन नहीं करते हो, एवरेज रेवेन्यू पे डिसाइड करते हो, इसीलिए ये वाला रहेगा आपका प्राइस, ये वाला रहेगा आपका क्वांटिटी, एंड यही यहाँ पर ही आपका दोनों कंडीशंस फुलफिल होगा, जिसकी वजह से आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका समझ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि जब आप लोग मोनोपोली मार्केट में है एंड आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको एवरेज प्रॉफिट होना है, नॉर्मल प्रॉफिट होना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। क्या समझ रहे हैं आपको? देखो ध्यान से, ये होगा आपका MR कर्व, ये होता है आपका AR कर्व, AR कर्व ही आपका डिमांड कर्व होता है। सारे सिचुएशन में मैंने सेम चीजों को लिख के रखा हुआ है। अब आप लोग को समझना है ये MC कर्व होता है, MC कर्व के बाद यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है। अब आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, जहां पर MR इक्वल टू MC एंड आपका एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट कर्व जो है वो या एक दूसरे को मतलब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पर आप लोग को MR एंड आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो एंड आपका दोनों जो कंडीशन है MR शुड कट, MC शुड कट फ्रॉम टू MR कर्व फ्रॉम बिलो, वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्वांटिटी हो जाएगा जो आपको समझ गया। अब इसके अलावा आपको प्राइस देखना है। प्राइस के लिए आप क्या करोगे? AR कर्व पे आओगे, AR कर्व पे आपका प्राइस डिटरमाइंड होगा। प्राइस तो डिटरमाइंड हो जाएगा, बट आपको ये भी तो देखना है कि आप लोगों का जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो कितना है। इससे आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलना है, किससे? जो आपका एवरेज रेवेन्यू है एंड आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट से आपको क्वांटिटी मिल गया। आपने एवरेज रेवेन्यू पे प्राइस डिटरमाइन कर लिया। अब एवरेज रेवेन्यू पे प्राइस डिटरमाइन करने के बाद आप लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ पर प्राइस मिल गया। अब आपको ये देखना है कि आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व क्या है। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट इक्वल है, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे से है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टोटल कॉस्ट है ना, आपका ये है आपका OC, यहाँ तक ही आपको कॉस्ट है, एंड आपका जो प्राइस होगा ना, ये प्राइस यहाँ पे आएगा, तो ये OP आपका प्राइस होगा। तो आपका जो OP है वो ग्रेटर देन OC है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या हो जाएगा रे? ये पूरा का पूरा एरिया आपके लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एंड यहाँ पर आपका OC एंड OP का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया होगा वो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? वो आप लोग के लिए हो जाएगा लॉसेस। तो ये सेम हम लोगों ने परफेक्ट में भी देखा, मोनोपोली में भी सिमिलर है। बट लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में आपको या तो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मैक्सिमम होंगे, बट ज्यादा से ज्यादा अगर आपको यहाँ पर सुपर नॉर्मल भी कभी कभी हो सकता है। वाई? बिकॉज कोई भी एंट्री करने के लिए है नहीं, एंट्री बैरियर्स है। तो एंट्री बैरियर्स की वजह से आपको यहाँ पर से क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इन सर्टेन सिचुएशंस हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, बट लॉस आपको नहीं होगा, बिकॉज आप एक अकेले सेलर हो तो लॉस होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो मोनोपोली होता है, यहाँ पर ध्यान से समझता, मोनोपोली के सिचुएशन में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो जीरो होता है या फिर बहुत छोटा होता है। वाई? बिकॉज क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब। नहीं तो आपको वो लेक्चर देखना होगा, रिविजन लेक्चर, जिसमें इलास्टिसिटी का रिविजन किया है। क्रॉस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ, मतलब दूसरे प्रोडक्ट जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है उसका प्राइस चेंज होने की वजह से इसके डिमांड पे क्या इंपैक्ट हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो फिर जहां पर मोनोपोली है वहां पर क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तो इसके प्राइस का इंपैक्ट होना ही नहीं है, तो जीरो ही होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, जहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो और मे बी वेरी स्मॉल। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कहूँ तो वैसे देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया या मतलब ये 2-3 ही प्लेयर्स है, तो यहाँ पर बहुत ही क्लोज मतलब कम सब्सटीट्यूट्स है, तो बहुत
कम होगा, वेरी स्मॉल नंबर होगा मोनोपोली के केस में अगर मैं क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करती हूँ। लेकिन अगर वही मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करती हूँ तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, जो कि होगा स्टीपर डिमांड कर्व रिलेटिवली इन इलास्टिक होने की वजह से। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में एक एमसीक्यू पक्का आता है, क्रॉस इलास्टिसिटी 0 एंड प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, देख के फिर आंसर करना। इसके बाद आता है मार्केट पावर। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मार्केट पावर में जो भी पावर होता है वो मोनोपोली जो प्लेयर है, मतलब जो सेलर है, एक अकेला है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो जो चाहे वो प्राइस अर्न कर सकता है, चार्ज करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। यहाँ पर डिफरेंस ध्यान से समझना प्लीज, मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक डिफरेंस है वर्ड में। मोनोपोलिस्ट मतलब ही मोनोपोली होता है, एग्जाम में कभी कभी मोनोपोलिस्ट लिख देते तो बच्चे को लगता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही, नहीं, मोनोपोलिस्ट मतलब ही मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये ध्यान से, अगर एक्सट्रीम एग्जाम में लिखा है एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो उसका आंसर शुड बी मोनोपोली। एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब नथिंग बट वन, अकेला एक क्या बोल सकते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट है वो, मतलब उसका कोई उसके जैसा कुछ भी नहीं टाइप्स। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिखा है, एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, तो आपको एग्जाम में आंसर लिखना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसके बाद अभी तक हम लोगों ने जो AR एंड MR कर्व्स देखे हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर जो आपको MR एंड AR कर्व्स दिख रहे हैं, तो ये MR एंड AR कर्व्स के बारे में जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो बताया है। क्या क्या है, सबसे पहले तो MR एंड AR दोनों भी निगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। दूसरा, जो स्लोप होता है MR का वो बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू AR कर्व। इसके लिए प्रॉपरली एक टेबल दिया हुआ है आपके नोट्स में, और इस टेबल नोट्स के थ्रू, ये जो टेबल आपको दिया हुआ था उसके थ्रू हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था ये वाला, कि आपका जो MR कर्व होता है वो बहुत फास्ट है, वो डबल स्पीड से नीचे गिर रहा है एज कंपेयर टू योर एवरेज रेवेन्यू। इसकी वजह से आपका MR जो होता है वो AR एंड MR कर्व जो होते हैं दोनों निगेटिवली स्लोप होते हैं। दूसरा पॉइंट, जो स्लोप होता है MR कर्व का वो हमेशा ट्वाइस ऑफ AR होता है। AR कर्व जो डिक्रीज होता है वो एज कंपेयर टू MR कर्व कम रेट पे डिक्रीज होता है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि MR कर्व जो होता है, ये आपके नोट्स में एक लाइन लिखा है कि MR कर्व इज हाफ वे और बिलो बिटवीन द AR कर्व एंड Y एक्सिस इज नथिंग बट, जब भी आप लोग मोनोपोली कंपटीशन के कर्व्स देखते हो, देखो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कर्व्स दोनों सिमिलरली आते हैं, राइट, MR एंड AR। बट ये बोला जाता है कि जो MR कर्व है, ये MR कर्व Y एक्सिस, ये जो पैरेलल लाइन है ये, और जो AR कर्व है उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है, हाफ वे में कट करता है, इसीलिए ही ये जो कर्व है ये ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ MR इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ AR। तीसरा पॉइंट है AR कैन नॉट बी जीरो और बट द MR कैन बी जीरो और निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये रिलेशन पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, MCQ इन तीनों पे बन सकते हैं, तो एक बार ध्यान से करके जाना। इसके बाद आते हैं हम लोग मोनोपोली पे। मोनोपोली में दो तरीके से मोनोपोली होता है, वन इज सिंपल मोनोपोली, द सेकंड इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। सिंपल यानी कि क्या, वन प्राइस फॉर एवरी कस्टमर, सबके लिए सेम प्राइस होगा, लेकिन यहां पर डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कस्टमर्स बट फॉर द रीजन नॉट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट। का मतलब ये होता है कि अज्यूम करो कोई चीज है जो 100 रुपए की है, 100 थोड़ा कम हो जाएगा, 1000 रुपए की है। अब यहां से वो 1000 रुपए की चीज अगर आपको गुजरात भेजना है तो मे बी 100 रुपए लग सकते हैं, तो आपका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा ये। और वही 1000 रुपए की चीज मुझे अगर यहां से कश्मीर भेजना है तो मे बी ये कुरियर कॉस्ट होगा मेरा, तो मेरा प्राइस हो जाएगा ये। तो ये जो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर मैंने प्राइस डिफरेंशिएशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया है, ये इसका मतलब नहीं है। बाय, बिकॉज मैंने जो मेन जो ओरिजिनल प्राइस है उसी को डिफरेंट चार्ज किया हुआ है डिफरेंट कस्टमर्स को। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फॉर द रीजन नॉट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट, ये कॉस्ट रीजन आने की वजह से अगर मेरा प्राइस अलग अलग होता है तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये क्लियरली बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना। कुछ भी बच्चों को लगता है कि ये ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब आगे इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये समझ गया। अब या मोनोपोलिस्ट जो होता है क्या वो लॉस भी कर सकता है क्या, तो कर सकता है, लेकिन कब करेगा वो ध्यान से समझो। जब उसका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट कि अब उसको अपना धंधा जो है वो बंद करने का टाइम आया है, उसने शट डाउन कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान देखना, ध्यान से समझना कि शट डाउन तब करना जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ना कि एवरेज टोटल कॉस्ट। ध्यान से समझो, ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थियोरी के टाइम पे बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ कि कब आपका शट डाउन होना चाहिए आपका बिजनेस एंड
कब आपने कंटिन्यू करना चाहिए। वो जो टेबल मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था उसी को उन्होंने बताया है कि जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन योर एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब आप लोग लॉस इनकर कर रहे हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप लोगों ने शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका डिसीजन आप इसके बेसिस पे लोगे, ना कि इसके बेसिस पे। आपको एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट बस ये बताता है कि लॉस हो रहा है, आपको एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये बताता है कि आपने शट डाउन करना है या नहीं। बेसिकली आपको याद होगा तो कुछ 15 लॉस आया था उस एग्जाम्पल में, कुछ सेकंड वाला जो मैंने सेकंड सिचुएशन जो डाला था आपके एग्जाम में एग्जाम्पल में, वही था ये कि जहां पर अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपने एक यूनिट का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, 0 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, अज्यूम करो आप कंटिन्यू कर रहे हो, 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको एक बेसिकली फिक्स कॉस्ट तो देनी है। अज्यूम करते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट इज 20, फिक्स कॉस्ट कुछ भी हो जाए आपको देना ही है। लेकिन और आपका वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप लोग एक यूनिट का प्रोडक्शन करने की वजह से अगर आप लोग को वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर करना पड़ रहा है, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आप लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट है अज्यूम करते हैं हम लोग 10 है, तो आपका टोटल कॉस्ट विल बी 30, राइट, टोटल कॉस्ट विल बी 30। अब ये देखो कि आपका प्राइस क्या है या एवरेज रेवेन्यू क्या है। एवरेज रेवेन्यू या तो प्राइस कितना है, अगर ये 30 से ज्यादा है या ये 30 से ज्यादा नहीं, अगर ऐसा है कि वो आपका जो प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है, मतलब आपका अज्यूम करते हैं हम लोग प्राइस रख देते हैं 20, प्राइस रख देते हैं हम लोग 8 रुपए, तो फिर अब यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर प्राइस आपका 8 रुपए है तो वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है क्या 10 रुपए का भी नहीं, मतलब आप लोग जो प्रोडक्शन बना के आप लोग 8 रुपए में चीज बेच रहे हो, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा, तो सीधे से धंधा आपने बंद कर देना चाहिए, यानी कि ही शट डाउन करना चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पर, शट डाउन करना सही रहेगा। लेकिन वही अगर ऐसा होता है कि आपका जो प्राइस है वो 12 रुपए, प्राइस 12 रुपए है, इसका मतलब आपका एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 रुपए का वो कवर हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट फिक्स कॉस्ट का भी 2 रुपए कवर हो रहा है इसमें। दैट मींस आपने यहां पर कंटिन्यू करना चाहिए, भले ही आप लोगों का लॉस क्यों ना हो रहा हो। ये बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है लेक्चर्स के दौरान, तो ये आपको आई होप समझ गया होगा कि यहां पर आपको ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपने एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट को देखना है, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन पे हो क्या जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है या तो लॉस मिनिमम है, उसके लिए आपने एमआर एंड एमसी को देखना होता है। ये बेसिक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अब समझना है कि मोनोपोली जो होता है यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, तो ऐसा है कि आप लोग जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो उस टाइम पे जो आपका LAC कर्व होता है उसके आपने लोएस्ट पे प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बिकॉज आप लोग मोनोपोली में हो, आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि आपका LAC का मिनिमम पॉइंट क्या है, क्योंकि आपको जहां पर रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा है आपका, आप वहीं पे रुक सकते हो, आप जितना चाहे, जहां पर यू आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट प्रॉफिट्स एंड यू नीड नॉट टू बी फोकस्ड ऑन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, वो सारी चीजें मैंने एंड में रखा हुआ है, डोंट वरी। तो यहाँ पर ऐप का LAC मिनिमम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो। जैसे कि कॉलेज एक ही होता है, लेकिन वो जो OBC कास्ट या फिर ऐसे कभी कभी कम प्राइसेस चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू द ओपन कास्ट पीपल। या फिर जो रेलवे का डब्बा होता है उसमें मे बी दो, मतलब फर्स्ट क्लास के लिए अलग या इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग। अब फ्लाइट तो सेम जा रहा है, लेकिन फिर भी फ्लाइट में बिजनेस क्लास के लिए अलग और इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग होता है प्राइसेस। तो आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पर सेम प्रोडक्ट होता है, लेकिन वही बस यही है कि मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस आप चार्ज करते हो। तो जहां पर एक ऐसा मार्केट है मार्केट पी और दूसरा मार्केट है मार्केट क्यू। मार्केट पी में ये है कि आपका जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो बहुत ज्यादा है। मतलब आपने थोड़ा सा प्राइस चेंज किया तो वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको वहां पर कम प्राइस रखना पड़ेगा। एंड अगर मार्केट इनइलास्टिक है, मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ता प्राइस से ज्यादा, तो फिर आप वहां पर हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर एज अ मोनोपोलिस्ट आप लोग डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो, तो आप लोग जिनको प्राइस सेंसिटिव लोग नहीं है उनको हाई प्राइस चार्ज करके आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसके बाद जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस किस चीज का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के कंडीशंस है। ये 4 कंडीशंस एग्जाम में आते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि सेलर शुड हैव द कंट्रोल ओवर द सप्लाई, या फिर प्राइस सेट करने पे या फिर कितना सप्लाई होना चाहिए उस पर उसका पूरा कंट्रोल है। दूसरा, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो मार्केट को 2
हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, सब मार्केट कर सकता है। एंड ये जो 2 या फिर उससे ज्यादा के वो जो मार्केट डिफरेंशिएट जो कर रहा है, ये अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी रखना चाहिए। मतलब एक मार्केट ऐसा होना चाहिए जहां पर इलास्टिक डिमांड है, दूसरा ऐसा जहां पर इन इलास्टिक है, तो ये सब मार्केट होना चाहिए। एंड द बायर शुड नॉट बी एबल टू डू मार्केट आर्बिट्राज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर किसी पर्सन ने कम प्राइस पे बाय किया और इस मार्केट में जाके ज्यादा प्राइस पे बेचा। ये आर्बिट्रेशन का जो क्या बोल सकते हो आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो बायर के पास नहीं होना चाहिए, वरना फिर तो मोनोपोली का लॉस हो जाएगा और बायर्स जो है वो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो ये 4 कंडीशंस है अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो उसके लिए। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ऑब्जेक्टिव है एक तो सबसे पहला मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना है, इसके साथ साथ जो सरप्लस स्टॉक होता है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। यानी कि क्या, जैसे डिस्काउंट सेल लगा देते हैं, जो स्टॉक क्लियरेंस जब उनको करना होता है, जब स्टॉक क्लियरेंस करते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं, इसका ही मतलब क्या होता है कि वो ऐसी जगह पे वो स्टॉक जाके बेचेंगे जहां पर लोग प्राइस सेंसिटिव है और वहां पर वो प्राइस बहुत गिरा देंगे। एंड उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस गिराने की वजह से वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे और स्टॉक उनका क्लियर होगा। तो डिस्पोज करने के लिए वो ये ध्यान रखना है उनको कि कौन सा मार्केट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया है तो कौन से मार्केट में जाके बेचना है। नेक्स्ट, थर्ड इज टू एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फोर्थ इज टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट एंड फिफ्थ इज टू सिक्योरिटी इक्विटी थ्रू द प्राइसिंग। ये सारी चीजें, ये 5 चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव है फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि प्रोफेसर पिग्यू ने दिया है। मैंने आपको बताया था सारे इकोनॉमिस्ट और उन्होंने क्या क्या चीजें दी है वो एक जगह पे लिखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो ध्यान से करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो डिग्री है ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए आप बस थोड़ा सा ये इतना दिमाग में रखो कि यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मोनोपोली को थोड़ा सा अलग रखेंगे, बस ये सब मतलब जो फीचर्स है उसके अलग रखेंगे। बस इतना समझो कि कस्टमर वाइज आप प्राइस चार्ज करते हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसका मतलब वो थर्ड डिग्री मतलब वो जो मारामारी होता है वो वाला नहीं कि जहां पर थर्ड डिग्री देके टेररिस्ट निकाला जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, वैसे हम बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कस्टमर वाइज प्राइस चार्ज किया जाएगा। कस्टमर वाइज मतलब क्या कि एक जो टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं वो अलग, 2 टाइप के कस्टमर्स होंगे, उनको अलग अलग तरीके का प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो ये कस्टमर वाइज प्राइस जब डिसाइड किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री होता है जब क्वांटिटी वाइज चार्ज करेंगे। मतलब क्या, क्वांटिटी वाइज मतलब जो बल्क में बाय करने के लिए आएगा उसको आप मे भी प्राइस कम कर दोगे, या फिर जो कॉन्जिक्यूटिव परचेस करता है उसको आप प्राइस कम कर दोगे। जो कंटिन्यूसली अगर आप लोग वो कार्ड आपको जो मिलते हैं सेंट्रल के या जो भी शॉपिंग मॉल्स के कार्ड मिलते हैं जहां पर वो देखते हैं कि आप रिपीट कस्टमर्स है तो आपकी ऑलरेडी लॉयल्टी है, तो वो प्राइस कॉन्जिक्यूटिव परचेसेस की वजह से प्राइस कम चार्ज कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पर लोकेशन वाइज या तो कस्टमर सेगमेंट वाइज प्राइस डिफरेंट चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि लोकेशन वाइज, जैसे कश्मीरी एप्पल कश्मीर में बहुत सस्ते मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है इंडिया में वो बहुत कम मिलते हैं, ऑल ओवर द इंडिया वो एक्सपोर्ट ही होते हैं। बट हाँ, अगर कभी आपको कश्मीरी एप्पल इंडिया में मिलते हैं अदर देन कश्मीर, तो फिर उसका जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा। तो कस्टमर लोकेशन बेस आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। दूसरा, कस्टमर वाइज आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो कस्टमर सेगमेंट डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ एज और ऑन द बेस ऑफ जेंडर एक्सेट्रा। ये एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप डिफरेंट प्राइस डिसाइड कर सकते हो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री हो गया। अब ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हो। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस इज नथिंग बट योर कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि क्या, अज्यूम करो कि कोई पर्सन है, उसको लगता है कि कोई ये चीज जो है वो बाय करने की वजह से उसको 100 का मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है, अज्यूम, बट ये जो बाय करने के लिए जो प्राइस उसने पे किया है वो सिर्फ 45 है, तो उसके लिए 55 विल बी कंज्यूमर सरप्लस। अब ये सामने वाले को पता है एज अ सेलर कि इसके लिए इस चीज का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 100 का है, तो ही मे इंक्रीज द प्राइस, वो मार्जिनल यूटिलिटी से कम ही रखेगा, मे बी 75 कर दे, बट उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। दूसरा, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, प्राइस बढ़ाने की वजह से लोगों को महंगा मिलेगा तो एक्सप्लॉइट होंगे, ऐसा बेसिक पॉइंट है वो। इसके साथ साथ अब एडवांटेज
एडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस में सबसे पहला है रेवेन्यू चार्ज जो किया जाएगा वो ज्यादा होगा, यानी कि मोनोपोली जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस की वजह से उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। दूसरा होता है पिक लोड प्राइसिंग। पिक लोड प्राइसिंग मतलब सीजनल जब चीजें होती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या जहां पर सीजन बेस्ड चीजें जो मिलती है वहां पर, जैसे स्ट्रॉबेरीज आपको दिसंबर में ठंडी के सीजन में वैसे बोला जाता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया वो मिलते हैं स्ट्रॉबेरीज, तो उस टाइम पे उसके प्राइसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं, तो ये आप कर सकते हो पिक लोड प्राइसिंग। तीसरा होता है एसेंशियल सर्विसेज कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली रन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, अब जैसे देखा जाए तो जो इसेंशियल है आईआरसीटीसी या रेलवे जो है वो इसेंशियल है, तो यहाँ पर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं उसकी वजह से वो प्रॉफिटेबली रन कभी कभी कर सकते, कभी कभी नहीं कर सकते, तो इट कुड बी अ डिसएडवांटेज ऑल्सो। थर्ड इज पुअर कंज्यूमर बेनिफिट्स। मतलब क्या, यहाँ पर ये ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको कम प्राइस पे करने की वजह से, मतलब उनको आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हो तो जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट होता है, पुअर कंज्यूमर बेनिफिट। अब इसके बाद हमारा जो है वो मोनोपोली खत्म हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे आगे जो कि होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो थर्ड कंपटीशन है, यहाँ पर कैसे प्राइस डिटरमाइंड होगा वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं आगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जहां पर सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोलिस्टिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक पहले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जहां पर सबसे पहला तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए एक तो पहली चीज क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं, दूसरा कस्टमर लॉयल्टी वो गेन कर लेते हैं। मतलब क्या, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहां पर थोड़ा सा प्राइस वॉर नहीं होता है, वहां पर कस्टमर की लॉयल्टी हो जाती है कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो कोलगेट अज्यूम करते हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो नेक्स्ट मंथ भी आप जाके कोलगेट ही बाय करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने फर्स्ट मंथ में आपने कोलगेट यूज किया, सेकेंड मंथ में आपने पतंजलि यूज किया, थर्ड में आपने पेप्सोडेंट यूज किया, फोर्थ में पता नहीं क्या, तो ऐसा नहीं होता है। तो कस्टमर लॉयल्टी आ जाता है एंड इसकी वजह से उनको एडवांटेज मिलता है। तो ये ध्यान से समझो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। ये जो फीचर है ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया है परफेक्ट कंपटीशन से, ये वाला फीचर आया है मोनोपोली से। एंड नॉन प्राइस कंपटीशन, व्हाई, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन कस्टमर लॉयल्टी मोर देन अ प्राइस वॉर। तो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ चीजें आपको समझनी कि प्राइस कैसे डिटरमाइंड होगा, क्या होगा, लेकिन यहां पर प्राइस के लिए, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए सीधी सी बात है, सेम जैसे मोनोपोली में था वैसे ही ग्राफ्स है, बस थोड़ा सा एक ही फर्क है। जहां पर आप लोगों को मोनोपोली में स्टीपर ग्राफ्स दिख रहे थे, यहां पर आपको फ्लैटर ग्राफ्स दिखेंगे जब हम मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं। तब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको सेम ग्राफ्स मिलने वाले हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यस, सेम ग्राफ है, एमआर, एआर, एमसी, एसी कर्व सारे सेम है, लॉस प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सारे सेम है, बस ये जो एमआर एंड एआर है यहां पर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमआर जो है वो हाफ वे है ऑफ एमआर एंड एआर एंड वाई एक्सिस, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। बाकी सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली सेम है जैसे आपका मोनोपोली में था। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने या याद रखने वो ये है, इस पे क्वेश्चन आता है। जनरली क्या होता है, जो लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं उनका जो फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स द मोर इलास्टिक द डिमांड कर्व विल बी। मतलब क्या, देखो जो लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता है जहां पर, वहां पर वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा अदर प्रोडक्ट से सिमिलर होते हैं। मतलब क्या, कम डिफरेंस है मतलब ही दूसरे प्रोडक्ट से सिमिलर है, तो कम डिफरेंस है दूसरे प्रोडक्ट से सिमिलर होने की वजह से यहाँ पर सब्सटीट्यूट बहुत सारे हैं। जैसे सब्सटीट्यूट बहुत सारे हैं, मोर इलास्टिक डिमांड है यहाँ पर, एंड इसकी वजह से आपका जो ग्राफ होगा वो मोर फ्लैटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर मोर डिफरेंशिएशन है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो बहुत अलग है, दो ड्रास्टिक प्रोडक्ट्स है, तो आपका इसका मतलब सिमिलैरिटी कम होगी। डिफरेंट मतलब सिमिलर कम है, सिमिलर कम है इसका मतलब आपके पास कम सब्सटीट्यूट है, तो ये लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होगा एंड जिसकी वजह से लेस फ्लैटर डिमांड कर्व आपको मिलेगा। ये कौन सा हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब चलते हैं आगे। आगे जो है वो है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में बहुत सीधी सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो कंपटीशन अमंग फ्यू होता है, यहां पर कम लोगों में कंपटीशन होता है। ये प्रोफेसर स्टिंगलर जो है उन्होंने बोला था कि फर्म इज अ मार्केट बेस्ड
मोनोपोली का जो डेफिनेशन है वो दिया था कि फर्म मार्केट बेस्ड जो पॉलिसी बनाता है वो जो उसके क्लोज राइवल्स होते हैं उनके बेस्ड अपनी पॉलिसीज बनाता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, एग्जाम में आया था एक बार कि जो मोबाइल टेलीफोनी होते हैं वो कौन से टाइप का कंपटीशन में आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो ओलिगोपोली है। कोल्ड ड्रिंक्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सारे एग्जाम्पल उसके हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। जो परफेक्ट ओलिगोपोली होता है या जिसको प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट देते हैं एंड वो इनपुट एज अ इनपुट यूज किया जाता है, फॉर एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में होमोजीनियस नहीं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा आता है ओपन ओलिगोपोली, जहां पर नए फर्म जो है वो एंटर हो सकते हैं। क्लोज ओलिगोपोली यानी कि नए फर्म जो है वो रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है। कोलिजिव ओलिगोपोली जहां पर प्राइस आउटपुट या फिर प्राइस एंड आउटपुट दोनों भी फिक्स किया जाएगा, वो होगा कोलिजिव। कोलिजिव इज नथिंग बट लोगों का साथ में आके वो एक एग्रीमेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है ओपीसी इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ कोलिजिव ओलिगोपोली, जहां पर उन लोगों ने एक ट्रीटी या एक एग्रीमेंट डिसाइड किया है जहां पर वो प्राइस आउटपुट वो डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव है तो यहाँ पर उनका कोई फिक्सेशन नहीं होता प्राइस आउटपुट का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिक्सेशन नहीं होगा कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली में। इसके बाद आते हैं पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है कि एक जो होता है वो डोमिनेट करता है, एक प्राइस लीडर होता है जो पूरे जितना भी इंडस्ट्री है उसको डोमिनेट करता है। फुल ओलिगोपोली में प्राइस लीडरशिप नहीं होता है, कोई एक ऐसा नहीं होता जो प्राइस डिटरमाइन करेगा और अदर्स विल फॉलो, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद सिंडिकेटेड, जहां पर सेल होगा थ्रू द प्रोडक्ट, सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू द सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट, एंड ऑर्गेनाइज्ड में होता है सेंट्रल एसोसिएशन फॉर द फिक्सेशन ऑफ आउटपुट प्राइस एंड कोटाज एक्सेट्रा। ये जो टाइप्स है इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली और द मार्केट। कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब जो राइवल फर्म्स है उनके स्ट्रेटेजीज के बेस्ड आपको आपकी स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करनी है। दूसरा आता है ग्रुप बिहेवियर, सब लोग साथ में आके डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक है तो ग्रुप बिहेवियर मतलब साथ में आके भी डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि दूसरे का देख के आप डिसाइड कर रहे हो, या फिर और तीसरा होता है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्टर, क्योंकि जितना आप ज्यादा ऐड करोगे उतने ज्यादा आप कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हो। इसका जो डिमांड कर्व है वो ऐसा बोला गया है, देखो ये यहाँ पर आप शॉर्ट डिमांड कर्व बता नहीं सकते, इसीलिए एक पॉल स्वीजी करके था, स्वीजी मॉडल था जिसमें उसने डिमांड कर्व बताया था, जिसको हम लोग किंक्ड डिमांड कर्व भी बोलते हैं। इसको किंक्ड पॉइंट बोला जाता है। इसके ऊपर जो है आप देख सकते हो थोड़ा सा फ्लैटर है, जिसको हम इलास्टिक ग्राफ बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक है। नीचे जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। वाई? बिकॉज ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में काफी सारी चीजें होती है, जैसे अगर कोई कॉम्पिटिटर है उसने अपना प्राइस चेंज किया तो बाकी क्या उसकी शक्ल नहीं देखने वाले, वो भी अपना प्राइस कम करेंगे, तो सब लोग ये प्राइस कम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि जिसने प्राइस कम किया उसका अचानक से प्रॉफिट बढ़ जाएगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें नहीं हो सकती यहाँ पर। मतलब क्या कि आप लोगों का ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था, अब सामने वाले ने ये अज्यूम किया कि प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी जो है वो उसका बढ़ सकता है, बट ऐसा है कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी अपना प्राइस कम करेंगे, तो फिर ये जो उसने अब एक्सपेक्टेशन रखा है वो फुलफिल में भी ना हो। इसकी वजह से ये डिमांड कर्व ऐसा होता है। एंड इसकी वजह से जो है कुछ एजम्पशंस रखे गए थे एंड उस एजम्पशन के बेसिस पे ये कुछ क्या बोल सकते हो आप, मॉडल जो है वो डेवलप करे हैं। ये हर एक अपना इकोनॉमिस्ट अपना एक ओपिनियन बता रहा है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है, बस अपने हिसाब से उन्होंने जो बताया है आपको बस एग्जाम में वो पढ़ना है। सबसे पहला कि आप लोग ये अज्यूम कर रहे हो कि आपका जो डिमांड कर्व है या जो प्राइस है या क्वांटिटी आउटपुट, ये कैसे डिटरमाइन करो कि आप जो है कंपटीशन जो इंटरडिपेंडेंस है उसको इग्नोर करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस एजम्पशन रखा है कि वो इग्नोर करो और फिर आपका डिटरमाइन कर लो ग्राफ जो भी आएगा। फिर दूसरा जो इकोनॉमिस्ट था उसने क्या बोला, ये जो भी चीजें हैं ये सारी एक पैटर्न के बेस्ड आपने डिटरमाइन करनी चाहिए। उसमें कुछ मॉडल्स दिए हैं। पहला है कार्नोट मॉडल, जिसमें फर्म जो है वो कंट्रोल रखता है अपने आउटपुट पे। देखो प्राइस तो मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ, मोनो ओलिगोपोली में है, फ्यू सेलर्स है, तो प्राइस मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ आउटपुट पे फोकस करती हूँ। तो इसीलिए आउटपुट जो है वो दूसरे के अकॉर्डिंगली रखो, प्राइस अपने हिसाब से। यहां पर ऐसा है, बैरट्रैंड में ऐसा होता है, कार्नोट एक है, दूसरा है बैरट्रैंड जो उसके अपोजिट है। मतलब क्या, यहाँ पर पहले प्राइस डिटरमाइन करो फिर उसके बाद आउटपुट करो, ऐसा बोला जाता है। ये एक है बीच का
स्टैकलबर्ग्स, जिसमें ये बोला है कि आपका जो भी लीडर होगा, यानी कि बेसिकली जो पार्शियल ओलिगोपोली होता है ना, उसके बेस्ड पे कि एक लीडर होगा वो प्राइस डिटरमाइन करेगा, फिर यू फॉलो। तो ये जो है ये कुछ मॉडल्स बताए गए थे। कोलिजिव का मैंने एग्जांपल दिया है ओपीईसी, आप लोग चाहो तो ओपेक के बारे में रिसर्च कर सकते हो, आपको समझ जाएगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम में आपको टर्म्स पूछ सकते हैं, जिसमें पहला है डुओपोली। डुओपोली मतलब सिर्फ 2 फर्म्स होते हैं एज अ सेलर। मोनोप्सोनी होता है जहां पर सिंगल बायर होता है, सिंगल सेलर होता है। ओलिगोप्सोनी होता है जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड रिलेवेंट होता है सिर्फ फैक्टर मार्केट के लिए। बायलैटरल होता है जहां पर ओनली सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी का। ये एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क के लिए, क्योंकि एकदम एंड में है तो बच्चा ये करते 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 जब तक एंड में आता है तब तक सारी चीजें खत्म होती है, तो वो एकदम ऐसे ही करके जाता है। तो ऐसे ही मत करना, ध्यान से करना, ये एग्जाम में आ सकता है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, एक्स्ट्रा लास्ट 5 पॉइंट्स, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा है। सबसे पहले एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी कि क्या, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है। एलोकेटिव एफिशिएंसी इज नथिंग बट जहां पर आपका AR एंड MC विल बी इक्वल, यानी कि क्या, जितना मेरा कॉस्ट है उतना ही मैंने प्राइस चार्ज किया है, दैट इज मैंने एलोकेट उतना ही किया है जितना मेरा कॉस्ट है, तो दैट इज कॉल्ड एज एलोकेटिव एफिशिएंसी, जहां पर आपका AR इक्वल टू MC होगा। दूसरा होता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जो मैंने छोड़ा था बीच में, वो यही पॉइंट था। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज नथिंग बट कि आप क्या करते हो, जहां पर आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके मिनिमम पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बिल्कुल भी आपने कोई रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किया है। इसी का मतलब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है आपका। वो तब होता है जब आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बराबर होता है। तीसरा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होगा, जब आपका AR एंड AC सेम होगा, या TR आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेम होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको देखना है MR एंड MC के कंपैरिजन में। एंड तीसरा जो आपको लास्ट जो 5th पॉइंट है वो है शटडाउन पॉइंट। आपको शटडाउन कब करना है, जब शॉर्ट रन में आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे, तब आप शटडाउन करो। एंड लॉन्ग रन में जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, तब आपने शटडाउन करना है। एग्जाम में अगर लिखा नहीं कि शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है, ऑलवेज अज्यूम कि वो क्या होगा, ऑलवेज अज्यूम कि वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको शटडाउन कब करना होता है, जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई होप सो कि जितना भी ये डिफिकल्ट चैप्टर था ये पूरा आप लोग को आसान लगा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नोट्स। एंड ये जो नोट्स है ये इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लेना आपको चाहिए तो। एंड ये चैप्टर तो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं। सो कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।